नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी के पाठशाला में। आज हम लोग हल करेंगे साइंस के वैसे प्रश्नों को जो भी कहते कई वर्षों से बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है विटामिन का, फिर हार्मोन का, प्रोटीन का या एंजाइम का। तो इसका सही आंसर है फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो 1911 और 12 ईस्वी में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है दिए गए हैं और लगभग सभी प्रश्नों के पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें दिए गए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए मैकुलम, विटामिन बी मैकुलम, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी पालमुलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी पालमुलर जो है वो सुमेलित नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे तो विटामिन जो होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो याद रखेंगे विटामिन जो होते हैं, एक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसमें कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में। तो इसमें प्रति यूनिट जो है वो कैलोरी की मात्रा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वसा, इसमें सर्वाधिक होती है। अब इसके हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट्स में है, भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण ऑक्सीकरण, याद रखें ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में, याद रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपचयी जारण से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको ध्यान में रखेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी दोनों मिलाकर दोनों का जो रेशियो होता है वो 4 किलो कैलोरी होता है, जबकि जो वसा का जो 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी होता है वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। जो सेब होता है वो हृदय रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है यह प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम व पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस और मैग्नीशियम के कारण, पोटेशियम और फास्फोरस या केवल पोटेशियम के। तो इसका सही आंसर होगा सेब में जो होता है पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर जो होगा पोटेशियम होगा। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। तो इसमें सबसे अधिक जो होता है वो पोटेशियम पाया जाता है। अब चलेंगे इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा
से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। यानी ये हृदय रोगियों के लिए सेब जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी या कोलोसिस। तो ध्यान रखेंगे, राइबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन B2 को कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी, किलोसिस। इसका अब डिटेल हम लोग जानेंगे, इसके पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है, यानी बेरी थाइमिन हो गया। और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है? कौन है इसमें सबसे उत्तम स्रोत? सेब है, आम है, आंवला है या दूध है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन C। इस सारे ऑप्शन में सबसे अधिक जो विटामिन C पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। पॉइंट्स है, दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12 एवं विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होते हैं। याद रखें, दूध में जो होते हैं वो विटामिन A, विटामिन B12, D, विटामिन K उपस्थित होते हैं। दाल में जो मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टा फल इसमें आंवला है। आंवला में ऐसे भी विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ ऑप्शन अलग है। ऑप्शन है गाजर में, अमरूद में, आम में या संतरा में। तो इसे सारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन में संतरा एक ऐसा है जिसमें विटामिन C जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के या सोडियम के? तो इसका सही आंसर होगा लौह के। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडार नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका भंडारण शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन A लिखा हुआ है, ये गलत ऑप्शन है। तो इसको देख देंगे, ऐसे 3 ही ऑप्शन हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C का जो भंडारण जो होता है वो शरीर में नहीं होता है। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। विटामिन C जो है वो जल में विलय होता है या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, यानी रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? इसका ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D और विटामिन K। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन K। अब चलेंगे इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। विटामिन K की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी वाले लोगों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर यानी ब्लड बह जाने के का डर रहता है। यानी ऑपरेशन के लिए विटामिन K का होना बहुत ज़रूरी है। इसके कमी से रक्त जो है वह थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का डर होता है। इसलिए जो होता है ऑपरेशन के समय में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। यानी मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए चावल जो खाए जाते हैं उनसे कौन सा रोग हो जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी, घींघा, रतौनी या वर्णधाता?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। तो अब चलेंगे इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो इसके पॉइंट्स हैं सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन, याद रखेंगे थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है, यानी थायमिन उसमें उपस्थित नहीं होता है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, थायमिन बोला जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें विटामिन C सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मिर्च में, गाजर में, मटर में या मूली में। तो इसका सही आंसर होगा इस 4 ऑप्शन में विटामिन C मिर्च में सबसे अधिक पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत इस ऑप्शन में कौन है? सेब है सबसे अधिक, आम है, आंवला है या दूध है? तो इस 4 ऑप्शन में विटामिन C जो है सबसे अधिक आंवला में है। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा इसका उत्तम स्रोत आंवला होता है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में पाए जाते हैं, यानी खट्टे फल में विटामिन C पाए जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम है, कौन है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, थायमीन है, सिट्रिक अम्ल है या टार्टरिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। थायमीन जो है विटामिन B1 को कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? लोहे के, कैल्शियम के, आयोडीन के या सोडियम के? तो इसका सही आंसर होगा लौह के। लौह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विटामिन C की, विटामिन K की, विटामिन A की या विटामिन D की? तो रक्त का थक्का जो होता है विटामिन K की मदद से बनता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन D का स्रोत है। विटामिन D कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? नींबू से, सूर्य की किरणों से, संतरा से या काजू से? तो इसका सही आंसर विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत जो है प्राप्त करने का वो सूर्य की किरणें हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पर जाने से पहले अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। विटामिन D जो है का स्रोत जो है सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणें द्वारा विटामिन D का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स, याद रखेंगे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, जबकि जो बड़े या वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। बच्चे में रिकेट्स और बड़े लोगों में या वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन D की अल्पता से रोग से होता है, कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या पेलैग्रा? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन D की अल्पता से यानी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन D में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, यानी विटामिन D में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल या रेटिनॉल? तो विटामिन D जो होता है उसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न पर जाने से पहले चलिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BPSC में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका ऑप्शन है विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 और विटामिन B6। तो इसका सही आंसर होगा
ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 को कहते हैं, विटामिन D2 को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखें। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, याद रखेंगे, कोले कैल्सीफेरॉल और ऑर्गे कैल्सीफेरॉल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E। तो इसका सही आंसर होगा रतौंधी जो होता है विटामिन A की कमी से होता है। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। रतौंधी जो मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो शरीर में विटामिन A की कमी से होता है। इसका प्रमुख स्रोत जो होता है हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में विटामिन A संचित रहता है, वो कहाँ संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में? तो इसका सही आंसर होगा यकृत में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में विटामिन A की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इस 4 ऑप्शन में देखते हैं पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक। तो इसका सही आंसर होगा इस 4 ऑप्शन में गाजर में जो है विटामिन A की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। विटामिन A का प्रमुख स्रोत गाजर है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए यानी आँख के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाए जाते हैं जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान देते हैं, यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पालक अच्छा स्रोत है जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन E के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या सरसों का तेल। तो इसका सही आंसर है विटामिन A। इस चारों ऑप्शन विटामिन E जो है इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C गेहूं और गेहूं का अंकुर का तेल जो होता है उसमें विटामिन E जो है सर्वाधिक पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए इसके अब हम पॉइंट्स को देखते हैं। विटामिन E जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऑप्शन है विटामिन A, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन A। विटामिन A का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। पॉइंट्स है विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन K, विटामिन B12 तथा विटामिन D इसके अपवाद हैं, यानी विटामिन जो है हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, लेकिन हमारे शरीर में विटामिन K, विटामिन B12 और विटामिन D विद्यमान रहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में इसको रिपीट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है B1, B6, B2 या B12। तो इसका सही आंसर होगा B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको मेरा यह सीरीज अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न पर जाने से पहले अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। कोबाल्ट एक खनिज लवण है, याद रखेंगे कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन कहा जाता है, याद रखेंगे विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है, का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? मांस हैं,
मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर है इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइनोकोबालामीन है, क्या है? विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है या विटामिन B12 है। तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 को कहा जाता है, तो विटामिन B12 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में इसमें कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? याद रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। तो ऑप्शन सी यानी बी और सी मैंने बोला था, तो ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो मैंने बताया था पानी में घुलनशील बी और सी होते हैं, उसी तरह वसा में घुलनशील ए होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। तो ऑप्शन में अब हम लोग देखेंगे ए और सी है। ए तो सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी सी है, ये भी नहीं होगा। ए और डी याद रखेंगे, ए और डी जो होता है वो वसा में घुलनशील है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी भी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी जो है सही आंसर है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।